Hello everyone, welcome to my channel once again. So I am your educator or your teacher, whatever you can say, and my name is Christina Willis और मैं from last 14 years से I'm teaching in offline classes and for around 1.5 year I'm teaching here online classes. Okay, so I'm teaching you social study, the whole of the social study of class 6 से लेकर class 10 तक and 11th and 12th की geography and history also. सो मेरे चैनल पे आपका वेलकम है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ. सो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो दिस इज़ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. ठीक है, तो इनइक्वालिटी और में इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में किस तरीके से हमारी कंट्री या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है किस तरीके से रिडक्शन हुआ है, क्या इनइक्वालिटी कम हुई है, पॉवर्टी कम हुई है या नहीं हुई है. तो क्या टॉपिक इसमें अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना. मोर देन डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. सी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मेन जो मीनिंग है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि पैसा जो है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पैसा जो है, हमारी कंट्री की बात ले लीजिए, इंडिया की बात ले लीजिए, पाकिस्तान की तो बात ही हम ना ही करें तो बेटर है, या और कोई भी कंट्री की अगर आप बात कर लें, जापान हो गया, अमेरिका हो गया. ठीक है, लेकिन जापान और अमेरिका की हालत जो है, कनाडा हो गया, हमारी कंट्री से कुछ थोड़ी क्या काफ़ी हद तक जो है वो सही है. फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया. ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं. इनमें आप पाकिस्तान का तो क्या ही हाल है, आप लोग को पता ही है अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो. बांग्लादेश हो गया. ठीक है, तो बांग्लादेश भी क्या ही कहें, इसको भी लेना बेकार ही है. ठीक है, इकोनॉमिक यहाँ पर तो उल्टा हिसाब किताब है. यहाँ पर क्या है, पुअर पीपल की संख्या जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जैसे मैंने बताया ना, पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं तो इट मीन्स जो है जो गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास उसके हाथ में पैसा आ ही नहीं रहा है. इन कंट्रीज़ में क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है, इनमें क्या है, इनमें पैसा इनमें जो है अमीर जो है ना वो कुछ % लोग हैं और गरीब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. लेकिन हमारी जो कंट्री है, यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है हमारे देश में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन कंट्रीज़ के मुकाबले में थोड़ा सा ठीक रहता है हमारा. ठीक है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, इन कंट्रीज से थोड़ा सा फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है. ठीक है ना, लेकिन जो है आपका अमेरिका हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी हो गया, ये देश जो है हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और दैट इज़ वाई ये डेवलप्ड देश जो है वो कहलाते हैं. ठीक है, एंड इंडिया इज स्टिल इन अंडर डेवलपिंग. तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, मोर देन डेवलपमेंट डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू. तो डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या किया जाएगा हर एक सिटीजन को या हर एक पर्सन को. मतलब पैसा सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये नहीं होगा किसी के पास बहुत कम पैसा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है. तो उसी को कहते हैं कि रिच जो है, आज के टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्री ले लो या कोई भी कंट्री ले लो, ठीक है, रिच जो है वो रिच होता जा रहा है, पुअर जो है वो पुअर होता जा रहा है. मिडिल क्लास का तो कोई वो ही नहीं है. ठीक है, सो ज़्यादातर लोग जो है रिच और पुअर की बात करते हैं, बल्कि मिडिल क्लास फैमिली भी जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में. हाँ, जो रिच कंट्री है वो कहीं हद तक कुछ थोड़ा अच्छा, सॉरी, जो डेवलप कंट्री है वो थोड़ा कहीं हद तक जो है अच्छा कर रही है. बाकी इंडिया जैसी और जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर ऐसा नहीं है. वहाँ पर पैसे की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का मतलब है कि पैसा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके पास जो है बराबर से पैसा नहीं है. रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, या आप कह लो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेंगे, यानी कि कम करेंगे. ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन जो है नहीं हो पाता. जैसे कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी नहीं है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब पॉलिटिकल वे में सबको इक्वली वो लोग जो है सारी चीज़ें इक्वली सबको रिस्पेक्ट करते हैं या इक्वली सबको आगे बढ़ाते हैं. पॉलिटिकली सबको वोट देने का राइट है, सबकी ड्यूटीज इक्वल है, सबके पास अपने अपने राइट्स हैं. लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पर पुअर और रिच का कोई केस अगर कभी भी ऐसा फंसता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो है रिच जो है वो पैसा ले दे के जो है भर बुरा के, एज अ करप्शन जिसे आप कह सकते हैं, कि भर बुर के पैसा वो जज को, कोर्ट को पैसा दे के केस जो है अपने फेवर में करवा लेता है. जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, कोशिश करती है डेमोक्रेटिक कंट्री कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, पॉलिटिकल ये आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है वो ना हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी और जो गुड्स हैं या चीज़ें हैं
सबको इक्वली मिलनी चाहिए, राशन पानी और सारी चीज़ें वो सबको इक्वली मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही थी, लेकिन कहानी बस ये है, प्रॉब्लम बस ये हो जाती है, ठीक है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गरीबों की मौत नहीं हो गई, बहुत सारे गरीबों तक भी वैक्सीन पहुँची है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं और कुछ डिपेंड करता है कि उस दौरान क्या सिचुएशन रही होगी उस पर्टिकुलर पर्सन की। ऐसा नहीं है कि सारे गरीबों के पास जो है वैक्सीन नहीं पहुंची और सारे के सारे गरीब जो है वैक्सीन के बिना मर गए और सारे अमीर जो है बच गए। आपका सेकंड आता है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि यहाँ पर यही कह रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब यही है कि ये जो रिच और पुअर का जो है इतना डिफरेंसेस है वो इसीलिए है क्योंकि पुअर को उतनी सैलरी कह लो या उतना पैसा पुअर के पास नहीं है जितना पैसा अमीरों के पास है, और हमारे देश में तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ का जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि जो है पैसा सबके पास जो है इक्वली हो। कुछ जो डेवलप्ड देश हैं उनकी कुछ स्ट्रैटेजी, उनकी टेक्निक्स, उनका सबको पैसा प्रोवाइड करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रैटेजीज वो हमारे देश से, डेवलपिंग कंट्री से बिल्कुल अलग है। इसलिए अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश, कनाडा, फ्रांस जैसे देश जो है वो डेवलप्ड की श्रेणी में इसीलिए आते हैं, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी कंट्री में वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का, वेल्थ को इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है जो स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पर बिल्कुल अलग ही है। ठीक, इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है कहीं हद तक, कहीं पे नहीं भी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी सिर्फ वोटिंग राइट ही नहीं होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई सबको वोटिंग राइट दे दिया तो हमने पॉलिटिकली सबको इक्वल ट्रीट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन कलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, ये कोई बात ही नहीं होती कि सबको वोटिंग राइट दे दिया तो भाई पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गई, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि राइट्स दे दिए हमें हमारे, तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी में और भी बहुत सारी चीज़ों में होनी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सो दे मे बी एबल टू मेक देयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है सबको होनी चाहिए ताकि हर कोई जो है वो अपने लेवल पे अपनी फैमिली और अपने घर के लिए जो है वो प्रोग्रेस कर सके। अब यहाँ पर क्या है, रिच के पास ये देखो ये इतना सारा पैसा जो है लेके जा रहा है और वहीं जो पुअर है उसके पास इतना सा पैसा बचा है, वो सिर्फ इतना थोड़ा सा पैसा पुअर के पास आता है। ठीक है, रिक्शा चलाने वाले हो गए, ऑटो वाले हो गए, ठीक है, और जितने जो मजदूर हो गए, मिस्त्री हो गए, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। खैर तो आज के टाइम पे तो मजदूर मिस्त्री तो बहुत कमा रहे हैं। मिस्त्री जो है एक दिन के काम करने के 800 रुपये ले रहा है। ठीक है, खैर एनीवेज, लेकिन इनके अलावा और जो गरीब भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं आता जाता है उनको, ठीक है, तो यहाँ पर उन जैसे लोगों की बात हो रही है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई प्लान जो है वो गवर्नमेंट जब तक बनाएगी नहीं, गवर्नमेंट ट्राई करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देती है कहीं हद तक, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दे पाती जो कि देनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल रही है, सबको वोटिंग राइट मिल रहा है, ठीक है, हमारे राइट्स हमें मिल रहे हैं, ड्यूटीज हमारी हमें पता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की, और भी फ्रीडम ऑफ लिविंग है, ठीक है, रहने की आज़ादी है, खाने पीने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी, कहीं भी यहाँ वहाँ ट्रैवल करने की हमें फ्रीडम है, बहुत सारी चीज़ों की हमें फ्रीडम है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी में भी हमें बहुत सारी चीज़ें, तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलती है, लेकिन डेमोक्रेसी फेल्स इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री उस चीज़ में फेल हो जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यहाँ पर बात हो रही है डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया जैसी जो डेमोक्रेसी है, इंडिया जैसी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो फेल हो जाती हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के वजह से। वो इकोनॉमिकली सबको इक्वल वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। ठीक है, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। इसमें आपका बांग्लादेश भी हो गया, ठीक है, पाकिस्तान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे पाती है लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दे पाती। स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और जो रिच होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं जो रिच है, रिच की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर मैक्सिमम सभी कंट्रीज़ में जो है 20% हो गई या 30% है,
रिच की पॉपुलेशन, जो कि आपको अगर याद होगा आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो कितने थे, 10% थे, और वही थे वो अमीर लोग। लेकिन थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो करीब करीब पूरे के पूरे 90% थे, और वो थर्ड स्टेट के लोगों पे ही सारा का सारा क्या आता था, टैक्स का बोझ। वो सारा का सारा जो टैक्स जो गवर्नमेंट को सारा का सारा जो टैक्स होता था, जो किंग को देना पड़ता था, वो सारा का सारा टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट के लोग, और वही ज़्यादा थे, वो कॉमन पीपल थे, वही लोग ज़्यादा थे, और उन्हीं के पास जो है इनकम कोई बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे, क्लर्जीज और नोबिलिटी, वो जो थे उनके पास इनकम भी अच्छी थी, पैसा भी खूब आता था, और उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, ओनली 10% उनकी पॉपुलेशन थी। ऐसे ही आज भी है जो डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, ये जितनी भी कंट्रीज जो मैंने आपको अभी बताई, डेमोक्रेसी कंट्री, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो हैं कम, पॉपुलेशन में तो वो कम है, वही सारी वेल्थ और सारा शेयर ऑफ इनकम ऑफ कंट्री का जितना भी कमाती है वो सारा का सारा किसके पास जाता है, जो रिच लोग हैं, ठीक। क्योंकि ये रिच लोग जो है गवर्नमेंट के कामों में पैसा लगाते हैं, और गवर्नमेंट इन रिच लोगों के कामों में, बड़े बड़े कामों में, कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना, बड़े बड़े बिजनेस में गवर्नमेंट भी इन रिच लोगों को पैसा देती है, इनके कामों में पैसा लगाती है। लेकिन दोज ऑफ द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव डिक्लाइनिंग इनकम, अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड। लेकिन जो सोसाइटी के बॉटम में आते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं या गरीब से जो थोड़े बहुत जो ऊपर है, ठीक है, भिखारी क्या आज नहीं है, भिखारी हमारे देश में बहुत है, और भी कंट्रीज में है भिखारी, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, भिखारियों की पॉपुलेशन कम है, हमारे यहाँ भिखारियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जो बॉटम पे जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो सोसाइटी है, उनकी इनकम डे बाई डे डिक्लाइन होती जा रही है। डिक्लाइनिंग ऑफ इनकम आपने भी देखा होगा, अभी 10 साल में बीजेपी सरकार ने एक भी नौकरियां जो है वो नहीं निकाली हैं। इसी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया कि अगर कांग्रेस जीती तो भाई क्या करेगी, वो जो है सबसे पहले जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है वो ओपन करेगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो सरकार हमें जॉब अपॉर्चुनिटी देगी, लोगों को नौकरियां देगी तो उनके पास इनकम आएगी, उनके पास सैलरी आएगी, तो भाई जो सिटीजन्स हैं वो उसी सरकार को तो वोट देंगे, ठीक है। अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड, साथ ही साथ जो बॉटम ऑफ द सोसाइटी में जो लोग हैं वो अपनी बेसिक नीड ही पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। चलते हैं इन एक्चुअल लाइफ, लेकिन एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसीज डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन एक्चुअल यानी कि रियल लाइफ मतलब जो डेमोक्रेसीज जो कंट्री हैं, ठीक है, जिन कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है, उन कंट्री में ये जो है देखा गया है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, ठीक है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कभी भी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कभी भी खत्म नहीं हुई, ठीक है। ट्राई करती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है खत्म हो जाए, सबको वेल्थ इक्वली प्रोवाइडेड हो, लेकिन ट्राई करती है, लेकिन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाती। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज पोर्शन ऑफ वोटर, जो पुअर है हमारी कंट्री में, पुअर जो है वो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है वोटिंग में, ठीक है, लार्ज पोर्शन है हमारी कंट्री में वोटर्स का, यानी कि पुअर पीपल जो है वो वोट देने वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, वोटर्स कह लीजिए। नो पार्टी वांट्स टू लूज देयर वोट, भाई कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, कोई भी अपने वोट जो है लूज नहीं करना चाहती है, लेकिन स्टिल वो लोग जो है पॉवर्टी पर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। पुअर पीपल के साथ क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अगर दे दी, वो पुअर, उनका क्या है, पार्टी का क्या है भाई, ना तो वो पुअर के वोट जो है लूज करना चाहते हैं और ना ही वो रिच के वोट जो है लूज करना चाहते हैं, क्योंकि रिच के बिना गवर्नमेंट का काम नहीं चलेगा, नेताओं का काम नहीं चलेगा, ठीक है, नेता रिच लोगों के बिना जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिच जो लोग हैं, जितने भी हमारी कंट्री में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो सारे के सारे नेताओं के बहुत सारे काम निकालते हैं, नेताओं को पैसा देते हैं। इधर नेता भी जो है रिच लोगों को पैसा देती है, उनके साथ उनका उठना बैठना खाना पीना ये सारी चीज़ें रहती हैं नेताओं की। नेता हैं जैसे कि आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा, अभी न्यूज़ में कुछ आया, कोई बाबा सिद्दीकी करके कोई था, उसकी डेथ जो है हो गई, तो बड़ा पूरा बॉलीवुड जो है पहुँच गया। लेकिन रतन टाटा इतना फेमस बिजनेसमैन है, उसके फिंडल में कोई नहीं गया, क्योंकि वो जो बाबा सिद्दीकी जो था वो नेता था, ठीक है। रतन टाटा इज अ फेमस बिजनेसमैन, ठीक है। बाबा सिद्दीकी जो वो नेता थे, आपके एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र में कोई पार्टी है एनसीपी करके, उसका नेता था, और वो बॉलीवुड वालों के जितने भी स्टार है, फिल्म स्टार है, उनके घर में आना जाने के साथ साथ पार्टियां वगैरह बड़ी ऑर्गेनाइज करता था ये बाबा सिद्दीकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पार्टी ऑर्गेनाइज करना। तो रिच जो है बॉलीवुड पूरा का पूरा करोड़पतियों से भरा हुआ है बॉलीवुड, तो यही है वो रिच, कुछ चुनिंदा रिच लोग हमारी कंट्री में, बड़े बड़े टाटा जो है, बिरला हो गया, बिरला अंबानी हो गया, ठीक है, रतन टाटा वन ऑफ दैट पर्सन जो कि इन नेताओं से बहुत ही अलग थे वो, ठीक है, और काफ़ी उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया। बाकी ये जो है आपके अंबानी, बिरला अंबानी जो है
और बाकी ये फिल्म स्टार्स हो गए, उनसे आप कभी भी किसी अच्छे काम की तो कभी भी उम्मीद ही मत रखिएगा कि ये कभी देश के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। कभी आज तक किसी फिल्म स्टार ने किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को तो अपने वोट लूज नहीं करने होते हैं, इसलिए वो रिच को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती, रिच वोटर को तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। रही बात पुअर की, तो पुअर के लिए क्या कर देगी कि भाई उनके एरिया में गए, भाई बिजली नहीं है तो जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी, चलो भाई इलेक्ट्रिसिटी भाई यहाँ पर आनी चाहिए, ये आना चाहिए। पानी की सप्लाई नहीं है तो भाई वाटर की वो पहुंचा दी, थोड़ा जो है क्लीनिनेस करवा दी, ठीक है, साफ सफाई करवा दी, तो गरीब जो है वो उसी में ही खुश हो गया। या कोई एक आध स्कूल वगैरह बनवा दिया, ठीक है, उससे पहले इलेक्शन से पहले जो है स्कूल वगैरह बना दिया, या कोई अच्छी सी कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, या कुछ ऐसा खड़ा कर दिया, तो कोई हॉस्पिटल बना दिया छोटा सा पुअर्स के लिए, ठीक है, गांव में, विलेज में, या विलेज के आसपास का कोई शहर है वहां कहीं हॉस्पिटल बना दिया, तो सारे क्या हो गए, सारे पुअर के वोटर्स भी जो है उसके पास आ गए। इधर रिच भी नहीं छूटे, और पुअर्स को तो थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ा बहुत लालच दे दो किसी चीज का, तो वो तो वैसे ही पुअर लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, ठीक। येट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी इशू। लेकिन क्या करती है कि पॉवर्टी इशू पर जो है वो अपनी आंखें बंद करके, जिसे कहते हैं, वो जो है बैठी रहती है, लेकिन अपने वोट भी लूज नहीं करना चाहती। तो इस टाइम पे मोर वर्ड्स इन अदर कंट्रीज, लेकिन अदर कंट्रीज वही हैं, उन्हीं सिचुएशन बाकी कंट्रीज में जो है और ज्यादा खराब है। अदर कंट्रीज वो हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अमेरिका और रशिया और चाइना जैसे देश नहीं है, ठीक है, या कनाडा, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश नहीं है। अगर कोई टीचर बोलती है कि हमारे देश के अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पर जो है बहुत बुरी सिचुएशन है गरीबी को लेके, लाइक अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्रांस जर्मनी जो है टोटली जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ये सारी की सारी जो कंट्री हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, ठीक है। कंट्री है जो डेवलपिंग है, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये इस टाइप की कंट्रीज जो हैं, जैसे आप श्रीलंका में देख रहे हो क्या हालात हैं, ठीक है, अभी भी वहाँ की गवर्नमेंट तक स्टेबल नहीं है। तो इस तरीके की कंट्रीज में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, या पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ही हमेशा रहती है, ठीक है। पॉवर्टी बहुत है यहाँ पर। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में तो ऐसी सिचुएशन है कि आप मान लो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली 10% पीपल ही होंगे जो कि वहाँ पर रिच होंगे, ठीक है। हमारे देश में भी कम ही लोग हैं जो रिच हैं, लेकिन इतना ऐसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 90% जो है हमारी जो जनता है वो गरीबी रेखा से, बीपीएल से नीचे जी रही हो, या पुअर हमारी जनता हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमारी जो है डेवलपिंग कंट्री ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जो है इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमारी कंट्री में कैसे चलता है, 40 अगर परसेंट अगर रिच हैं तो मान लीजिए क्या कहते हैं, उसमें मिडिल क्लास फैमिलीज भी आती हैं, जो कि कई अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी आती हैं, ठीक है। तो 50% अगर वो हो गए, ठीक है, 40 ना मानो 20 मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। 50% तो हमारा मिडिल क्लास फैमिली ने ही कवर किया, 20% हमारे रिच होंगे, 30% जो हमारी पॉपुलेशन है वो करीब जो है आपकी होगी पुअर पीपल की, जो है वो परसेंटेज हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे में मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो भी काफ़ी अच्छा भी कर रही है, कुछ लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, कुछ अपर मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, ठीक। पुअर कंप्लीटली डिपेंड ऑन रिच फॉर फूड एंड सप्लाई। अब क्या होता है, जो इस तरीके के देश होते हैं उन देशों में ज़्यादातर जो पुअर लोग होते हैं वो रिच पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, कपड़े के लिए, फूड सप्लाईज के लिए, और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई के लिए, क्योंकि वो जो पुअर जनता होती है वो रिच के अंडर में ही काम कर रही होती है। पर एक ये पिक्चर दी हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू। वर्ल्ड की जो हेल्थ है हमारे वो कुछ लोगों के ही पास है, वर्ल्ड हेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू। अब यहाँ पर ये बड़ा सा पिज्जा का पीस दिखाया है, तो पिज्जा का ये छोटी सी स्लाइड जो है वो दिखाई हुई है कि कट के यहाँ पर रखी है, जो कि 50% लोग है, ये देखें ना पेबंद लगे हुए हैं, कपड़े फटे सटे उस पर कपड़ा लगा के पहना है। तो ये जो 50% जो यहाँ पर दिखाया है ये है हमारी वर्ल्ड की 50% जनता जो है, पीपल जो है वो पुअर है। हमारी कंट्री हमारे वर्ल्ड का 50% जो लोगों का हिस्सा है वो पुअर है, और उसी 50% लोगों के पुअर हिस्से में वो क्या आता है, पिज्जा का मतलब इतना बड़ा वेल्थ, इतना ज्यादा, इतना सारा पैसे का सिर्फ एक छोटा सा पैसे का हिस्सा उनके पास आता है, ठीक है। और बाकी पूरी की पूरी, ये दिखाया यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ, बाकी पूरी की पूरी वर्ल्ड का जो वेल्थ है, वर्ल्ड हेल्थ बोल रही हूँ मैं, वर्ल्ड की जो वेल्थ है यानी कि वर्ल्ड का जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है, ये 20% करीब लिखा हुआ है, शायद 20%, 2% लोगों के पास, 2% रिच है हमारी वर्ल्ड में। बताओ भाई, ये लिखा है आपका 2%, ठीक है, यहाँ पर 2% लिखा है। रिच लोग जो हैं वो है सिर्फ 2%, और 2% और 50% गरीब है। तो बाकी आप सोच लीजिए कि जो बीच की जो परसेंटेज है वो सारी मिडिल क्लास फैमिली की है, उसमें लोअर मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली भी आ जाती है। तो आप सोचिए कि सिर्फ 2% हिस्सा जो है वो अमीरों का है, जिनको इतना पूरी वेल्थ जो है, पूरी दुनिया की वेल्थ जो है वो 2% लोगों के पास, 2% रिच लोगों के पास जा रही है।
एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब आती है बात सोशल डाइवर्सिटी की, यानी कि सोसाइटी में इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जाति वो जाति किस्म के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, अगर आप प्रॉपर नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे ना, वैसे तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता में भिन्नता, सॉरी भिन्नताएं, ठीक है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में अनेकता, ठीक है। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता, तो डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता। लोकल लैंग्वेज में आप कहेंगे डाइवर्सिटी, तो हमारी कंट्री में जो है ये भी कह सकते हैं भांति भांति के लोग हैं, ठीक है। भांति भांति के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। भांति की प्रजातियां जो हमारे देश में हैं, हम जो भांति भांति के प्रजाति के लोग हैं, इनको एकोमोडेशन गवर्नमेंट ने कैसे प्रोवाइड किया है। डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन? नो। क्या डेमोक्रेसी में बड़ा सा नो, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी में, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डेमोक्रेसी में हम पीसफुल लाइफ, हार्मोनियस लाइफ सिटीजन्स के बीच में हम आपस में क्या जी रहे हैं? तो बहुत बड़ा सा आ जाता है यहाँ पर नो, नहीं जी रहे हैं। क्योंकि आज भी डेमोक्रेसी तो है हमारी कंट्री में या और भी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जिस कंट्री में है या जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वहाँ पे बहुत ही पीसफुल, बड़ी हार्मोनियस, बड़ी शांतिपूर्वक जो है जिंदगी लोगों की कट रही है, बहुत आराम से, बड़े ही उससे जो है लोग बहुत आराम से जो है वो रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई गॉड कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भगवान ने जो है भांति भांति प्रकार के लोग बनाए हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग बनाए हैं। और हमारे देश में क्या है, हमारी कंट्री में जो है ये जात पात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ये बहुत ज़्यादा है। बाकी बाहर की कंट्रीज़ में नहीं है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में क्या है, एक ही तरीके के लोग जो हैं एक कंट्री में रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है, हिंदू की संख्या कम है। कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम्स हिंदू को ज़्यादा परेशान करते हैं। बांग्लादेश में भी यही हाल है, लेकिन इसके अलावा और कोई कंट्री में आप चले जाओ, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, कहीं भी आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, साइबेरिया, कहीं भी जाओ, मैक्सिमम जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा कि दुनिया में सबसे लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो है आपका क्रिश्चियनिटी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट रिलीजन, सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, जिसको करीब बिलियन में लोग जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। बिलियंस में लोग जो है फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे, बाहर की यूरोपियन, किसी कंट्री में, यूरोपियन, अमेरिकन, किसी भी कंट्री में आप चले जाओगे, आपको क्रिश्चियनिटी रिलीजन ही मिलेगा, यानी सारे के सारे आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। कोई हो गए थोड़े बहुत वहाँ पे पंजाबी, जैसे कनाडा में या पंजाबी लोग बड़े रह रहे हैं, ठीक है, और बहुत रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं। अब वहाँ पे ट्रेंड, कनाडा में तो जाने का ट्रेंड बन गया पंजाबियों का, सरदारों का, कहाँ जाना है, कनाडा जाना है। तो अब वहाँ पर भांति भांति के लोग कनाडा में भी रहने लग गए हैं, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ज़्यादातर सब जगह क्रिश्चियनिटी है, सब जगह क्रिश्चियंस लोग हैं। गल्फ कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर सब मुस्लिम है। तो वहाँ पे ये जाति धर्म, ये वो जाति, फलाना जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब नहीं होता है, जो कि हमारे इंडिया में होता है। तो जिसके वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग जो है एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जो है नहीं जी पाते हैं। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो लड़ाई झगड़ा होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो है आपका रिलीजन को लेकर, और उस रिलीजन में भी हिंदू एंड मुस्लिम्स में जो है वो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में लड़ाई झगड़ा, कहीं कहीं यहाँ उस कंट्री में, वो सॉरी उस स्टेट में, उस सिटी में, उस स्टेट में, उस सिटी में, उस स्टेट में हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई झगड़ा मचा ही रहता है कंट्री में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब में जाति को लेके, रिलीजन, इन सब को लेकर लड़ाई झगड़ा बाकी और कंट्रीज में इस तरीके से नहीं होता है जितना हमारी और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी। ओके, अब ये जो अलग अलग आपने यहाँ पर देखा कि भाई इतनी सारी डिस्पैरिटीज वाले लोग जो है हमारी कंट्री में रहते हैं। कई मतलब ऐसी टीचर्स पता नहीं ऐसे कैसे बोल सकती, झूठ पता नहीं क्यों बच्चों को बताती हैं। डेमोक्रेसी में कब ये सारे अलग अलग सोशल डिस्पैरिटी वाले लोग कब पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जीते हैं? हमारी कंट्री में इतने दंगे फसाद होते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और एक टीचर है जो मैं नाम नहीं बोलूंगी यहाँ पर, मैं डरती खैर मैं नहीं हूँ किसी से, पॉलिटिकल चीजों को लेके बच्चों को इतना उल्टा बताती है, इतना गलत बताती है वो बच्चों को कि डेमोक्रेसी के अंदर सब हार्मोनियस कब रहते हैं भैया? हार्मोनियस आए दिन तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हमारे खुद के देश में। डेमोक्रेटिक है ना हमारी कंट्री, डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में आए दिन हिंदू मुसलमान में झगड़े हो रहे हैं, आए दिन क्या कहते हैं जो है, अभी मणिपुर में कितने साल, पिछले साल से जो दंगे फसाद चल रहे हैं उसमें हिंदू जो है वो ईसाइयों को मार रहे हैं। क्या है ये पीसफुल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? आप लोग खुद बताइए, जहां पर मुस्लिम जो है वो हिंदू को मार रहे हैं। उसके अलावा अभी रिसेंट में मणिपुर में, लास्ट ईयर मणिपुर में हिंदूज ने जो है
इतने ईसाइयों को मारा, इतने क्रिश्चियंस को मारा उन लोगों ने, और वहां क्रिश्चियंस जो है वहां से घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्रिश्चियंस जो है पलट के वार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना वो लड़ाई झगड़े वाली कम्युनिटी नहीं होती है। क्रिश्चियंस कभी भी पलट के वार नहीं करते, क्रिश्चियंस वहां से चले जाते हैं। तो इतने हिंदू जो है ईसाइयों को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में कब भैया ये पीस और हारमोनियस वाली बात कहाँ से आ गई? कब डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जो है पीस और हारमोनी से रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं। पीस डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल नहीं रहते हैं। समझ में नहीं आता मुझे ये टीचर्स झूठ क्यों बोलते हैं। डेमोक्रेसी में लोग जो है पीसफुल और हारमोनियस वे में रहते हैं। कब रहते हैं भाई? मुझे दिखाइए ना, मेरे को बताओ, एग्जाम्पल्स दो, कब जो है रह रहे हैं। खुद हिंदू मुसलमान जब से देश आजाद हुआ नहीं है उससे पहले से पंडित जो है शूद्र कास्ट को जो है मारना पीटना है। हिंदू मुस्लिम ज्यादातर तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं। हुई है मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके कितने लड़ाई झगड़े रहते हैं। ये यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि टिल इट बी वे फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी इट प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। वो कोशिश करती है डेमोक्रेसी कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई सबको इक्वल ट्रीट करना, सबको इक्वली देखना। लेकिन इक्वल ट्रीट करना या इक्वली देखने से तो इक्वल नहीं हो जाते ना। जब लोग खुद जो है पीपल खुद जो है जब हार्मोनियस और पीसफुल वे में नहीं रहना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर लेगी? डेमोक्रेसी क्या कर लेगी? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लेगा? डेमोक्रेसी ये अश्योर करता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डेमोक्रेसी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ये अश्योर करता है कि वी ऑल आर इक्वल, ठीक है, वी ऑल हैव टू बी ट्रीटेड इक्वल, ठीक है, हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वल हैं, हमको हर चीज़ का इक्वली राइट दिया गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन खुद गवर्नमेंट हो गई, हमारी पुलिस हो गई, हर जगह तो करप्शन, क्या करप्शन भी नहीं कहोगे आप इसको करप्शन भी नहीं कहोगे। कुछ नहीं मिला मुद्दा तो राम मंदिर पे लड़ाई कर रहे हैं मुसलमानों से, कुछ नहीं मिला तो बाबरी मस्जिद पे जो है हिंदुओं से लड़ रहे हैं। मणिपुर में क्रिश्चियंस को मारने का क्या रीजन था? कोई मुझे एक बताएगा कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अरे भाई तुमको किसने कहा है कन्वर्ट होने के लिए? Who told you to be converted? भाई we said that this is a democratic country। इसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहोगे जहां लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं है, जहां लोगों के अंदर इनटॉलरेंस वाली बात है। गारंटी नहीं है कि वहां पर हार्मोनियस और पीसफुल लाइफ हो, ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस करता है, कोशिश करता है कि हार्मोनियस और सोशल लाइफ होनी चाहिए। एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, यानी कि जो अलग अलग सोशल डिवीजन है उनको एक साथ बसाना, यानी कि यही सेम मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जो अलग अलग प्रजाति के हमारे देश में जो लोग रहते हैं ना, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो लोग रहते हैं, भांति भांति के जो लोग रहते हैं, वही वो यहाँ पर कह रहा है जो सोशल डिवीजन है हमारी कंट्री में, अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में हर समय लड़ते रहते हैं, उनको एकोमोडेट करना, एक साथ एकोमोडेट करना। ओ माय गॉड, सच अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन स्टिल हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल हम बात करें बाकी कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज से, अफगानिस्तान हो गया, लाइक पाकिस्तान हो गया, नेपाल, ये वैसे भी ये कंट्रीज जो है इंडिया के सामने कहीं भी नहीं टिकती, तो हम इनसे कंपेयर भी करना मुझे ठीक नहीं लगता है। इंडिया हिंदुस्तान के सामने तो कहीं नहीं कंपेयर इसका किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ऐसी और भी बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है। दुबई वगैरह से भी अगर आप कंपेयर करो, नो डाउट दुबई जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ मोनार्की है, बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इक्वल चीज़ें कई बार वहाँ पर भी नहीं है। वुमेन को जो है इक्वल राइट नहीं है, वोटिंग वगैरह का राइट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनको जो है बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, वो कार ड्राइव नहीं कर सकती, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर है। सिनेमा हॉल वगैरह वहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे शायद हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इतने सारे सोशल डिवीजन वाले लोगों को एक साथ एकोमोडेट करना, एक साथ रहना आना चाहिए, ये डेमोक्रेसी हमें सिखाती है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हम अलग अलग धर्म जाति के लोगों को एक साथ रहना आना चाहिए, लेकिन स्टिल हमारे देश में लोग जो है वो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। अब भैया मैं तो यही कहूंगी कि जो नहीं रहना चाहता है, मुसलमान देश में चला जाए, हिंदू देश में चला जाए, ठीक है, ईसाई देश में चला जाए, जिसको जहाँ जाना है, पंजाबी देश में चला जाए, उनका पंजाबियों का देश है कनाडा, तो वो वहाँ चले जाए, ठीक है। लेकिन अभी कहने को कहूँ चले जाए तो जाएगा कोई नहीं छोड़ के जाएगा हिंदुस्तान, ठीक है, क्योंकि मालूम है कि इंडिया बहुत ऐसे देश हैं जिनसे मच बेटर है डेवलप्ड कंट्री को सिर्फ छोड़ के। प्रोवाइड मैकेनिज्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, और अगर कभी ग्रुप्स में लड़ाई होती है तो यही बोल रहे हैं भाई, डेमोक्रेसी यही बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि भाई जो है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस लड़ाई झगड़े को जो है बैठ के कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स उसको रिजॉल्व करना, डिफरेंट अलग जो ग्रुप्स हैं उसमें जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको बैठ के रिजॉल्व करना। तो क्या हिंदू ने जो क्रिश्चियंस को मारा मणिपुर में तो उसको रिजॉल्व किया गया? उसको रिजॉल्व आज तक नहीं किया गया, ठीक है। इवन प्रधानमंत्री जो मोदी थे वो वहां पर लोगों से मिलने तक नहीं गए, ठीक है, और दूसरी जगहों पे वहाँ
अलग अलग कुछ दंगे फसाद हुए, बाबरी मस्जिद और वो राम मंदिर वगैरह को लेके वहाँ पहुँच गए, राम मंदिर के उद्घाटन में पहुँच गए, लेकिन उनको इतना टाइम फुर्सत नहीं मिली कि अपने ही देश के उन क्रिश्चियंस का भी ज़रा हाल ले ले जिन क्रिश्चियंस को जो है हिंदुओं ने जो है मार मार के बहुत ही बुरी तरीके से जो है उनके साथ ट्रीटमेंट किया है। डेमोक्रेसी हमें कहती है कि छोटे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन रिजॉल्व होते नहीं है और ना ही हमारे देश के नेता मंत्री गवर्नमेंट जो है रिजॉल्व करते हैं। आधी जड़ लड़ाई की जड़ तो ये नेता और मंत्री होते हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सूटेड टू एकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी बेस्ट सूटेड है अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप को एक साथ बसाने के लिए। सबसे अच्छी सरकार, सबसे अच्छी गवर्नमेंट, सबसे अच्छी जो वो मानी जाती है वो डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी इन सोशल ग्रुप्स को एक साथ एकोमोडेट करने में अभी भी जो है डेमोक्रेसी इसमें भी सफल नहीं हुई है। जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में सफल नहीं हुई है, वैसे ही डिफरेंट सोशल ग्रुप को एक साथ एकोमोडेट करने में डेमोक्रेसी सफल नहीं हुई है। ये बुक इट डेवलप्ड सर्टेन मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेंशंस बिटवीन वेरियस सोशल डिविजन्स। जो सोशल डिविजन्स हैं उनमें लड़ाई झगड़ा कम करने की कोशिश की जाती है। डेवलप्ड सर्टेन मैकेनिज्म, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है, मैकेनिज्म निकाले जाते हैं, ठीक है, कोशिश होती है, वो निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि डेमोक्रेसी में इन सोशल डिवीजन के को लेकर जब रिड्यूस द टेंशन, जब टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए हमारी डेमोक्रेसी ने कोई सॉल्यूशन निकाला है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जहाँ पर भाई नॉन डेमोक्रेसी है वहाँ तो भैया नॉन डेमोक्रेसी है, तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पर अगर कोई सोशल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के, अलग अलग रिलीजन के या डिफरेंसेस के लोग अगर रहते हैं तो वहाँ पर आपस में कोई भी इंटरनल सोशल डिफरेंसेस में कोई लड़ाई होगी तो सीधा का सीधा उनको जो है सप्रेस कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है, ठीक है। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस आर डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम। ठीक है भाई, डेमोक्रेसी में जो है ये कह सकते हो आप कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि हैंडल सोशल डिफरेंसेस करने हैं, ठीक है। डिवीजन्स में सोशल डिफरेंसेस जो हैं, डिवीजन्स में अलग अलग सोशल डिवीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है, दस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट है, कोई लड़ाई होती है तो उसको सॉल्व करना है, लेकिन किया नहीं जाता है। ना गवर्नमेंट करती है, ना सरकार करती है, ना वहाँ की सरकार करती है, ना उस पर्टिकुलर सिटी की सरकार करती है, पुलिस लगा दी जाती है कुछ। हाँ, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, किसी भी तरीके के कोई सोशल डिफरेंसेस होते हैं तो उसको उससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट वहां पे लगा देगी पुलिस, ठीक है भाई। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई चल रही, दंगा फसाद हो गया भाई हमारे देश में, हिंदू और मुस्लिम में भयंकर वाला दंगा फसाद हो गया, पुलिस लग गई और लग गया जी वहां पर कर्फ्यू, ठीक है, लग गया भाई वहां पे कर्फ्यू लग गया, ठीक है, बंद कर दिया, सब बंद हो गया भाई, भारत बंद जिसे कहते हैं, ठीक है, भारत बंद हो गया। भारत बंद कर दिया, हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई झगड़ा था भैया वो हिंदू अपने घर में चले जाएंगे, इस मुस्लिम अपने घर में घुस जाएंगे, क्योंकि भाई लग गई है पुलिस। जो कोई बाहर दिखा पुलिस ने क्या करना शुरू कर दिया, डंडे मारना। ये होता है पुलिस का काम, ये है गवर्नमेंट का काम, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट जो है जाकर जो है कोई बातचीत नहीं करती किसी भी ग्रुप में, दोनों में से किसी एक ग्रुप से बातचीत कुछ नहीं होती है, बस क्या करते हैं सीधा लगा देते हैं पुलिस। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस जो है डंडे मार मार के जो है इन सबको यहाँ से भगाएगी। नॉन डेमोक्रेसी में भी यही होता है, सीधा अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, उनने लगा देनी भाई वहां पर पुलिस, ऑब्वियसली सी बात है वहां पुलिस लगेगी। यार डेमोक्रेसी का क्या काम है, डेमोक्रेसी का क्या वर्क है? डेमोक्रेसी ने तो सिर्फ ये बोल दिया कि भाई सोशल डिफरेंसेस होंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन रिजॉल्व जो है कैसे किया जाएगा ये तो बताना नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को पता है ना कि कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, पुलिस लगा देना भाई, गवर्नमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाली कौन है, गवर्नमेंट है, सरकार है, वो सरकार जिसको हमने चूज करके भेजा है, उन्हीं लोगों ने चूज करके भेजा है जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है उन्होंने भी चूज किया है, जो मार रहे हैं वो भी उसी सरकार को चूज कर रहे हैं। तो सरकार की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कम से कम वहां जाके देखे, या किसी अपने नेता को, मिनिस्टर को भेजे, उनके लीडर से बात करे कि भाई क्या बात है, किस लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पुलिस लगा देना, डिफेंस लगा देना, हो गया भैया जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी बाकी मामलों में, बाकी कंट्रीज से अगर हम बात करें, डिक्टेटरशिप हो गई या एब्सोल्यूट मोनार्की जहां पर है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेमोक्रेसी कुछ हद तक थोड़ी सी बेटर कह सकते हैं, थोड़ी सी बेटर है, नॉट बेस्ट है। Do you remember the example of the Sri Lanka? It reminds us that the democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. हाँ, यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी भाई श्रीलंका के अकॉर्डिंग अगर हम जो है एग्जाम्पल लें, श्रीलंका के हिसाब से जो हमने पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो डेमोक्रेसी में कि भाई पावर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं सबको, किसी के पास जो है, किसी भी गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर्स जो है वो
पूरी पावर जो है उसको नहीं दे रखी है, ठीक है। जुडिशरी की अलग पावर है, प्रेसिडेंट की अलग है, प्राइम मिनिस्टर की अलग है, हमारे लेजिस्लेटिव की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, जुडिशरी की अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, तो स्टेट गवर्नमेंट की अलग है, तो लोकल गवर्नमेंट की अलग है, ठीक है। तो सबकी पार्ट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत अच्छे से तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, वो अपनी पार्ट्स का जो है वो मिसयूज करने से नहीं चूकती है। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियंस। डेमोक्रेसी जो है सिंपली ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी में जीता और जो मेजॉरिटी में जिसकी ओपिनियन होगी वही ओपिनियन जो है मायने रखेगी, वही ओपिनियन वाले जो है रूल करेंगे, नहीं। मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। हाँ, मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी हमेशा ये भी देखती है कि माइनॉरिटी के साथ मिलके काम किया जाए। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। और ये भी है कि भाई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ओपिनियंस जो है परमानेंट तो नहीं रहते हैं किसी के भी ओपिनियन, ठीक है। आज कुछ बोल रहे हैं तो कल कुछ और बोलेंगे, कल कुछ और बोल रहे हैं तो परसों कुछ और बोलेंगे। परसों माइनॉरिटी कह रही है कि हमें ये वाला हक चाहिए या ये सरकार चाहिए, मेजॉरिटी बोल रही है नहीं हम ऐसे नहीं, हम ये वाली सरकार लेंगे, इस सरकार से काम चलाएंगे, हमें ये वाली सरकार चाहिए, या ये काम ठीक नहीं है तो ये काम सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि परमानेंट नहीं है, किसी के भी ओपिनियंस जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे वो माइनॉरिटी में लोग हों। रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकेम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी अगर रूल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है। मेजॉरिटी वो लोग रूल कर रहे हैं जिनको पूरे देश की जनता जो है वोट करके दे रही है। अब कई बार ऐसा हो जाता है वोटिंग के टाइम पर, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो जब वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि वही रूल करेंगे, वही सरकार बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी वाले पर्सन जो है, अगर मेजॉरिटी में जो है वो लोग जीते हैं, मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी देश में है उसी कम्युनिटी के अगर लोग जीत गए हैं और उन्होंने जो है गवर्नमेंट बना रही है, सरकार बना दी है, वही रूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के बारे में ही सोचेंगे। नहीं, उनको माइनॉरिटी के लिए ही भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ वो मेजॉरिटी के लिए काम नहीं करेंगे, वो माइनॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के लिए, दोनों के लिए इक्वली उनको काम करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप मे कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। अलग अलग पर्सन जो हैं, ग्रुप और कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो है कोई भी अपना ग्रुप बना सकता है, कोई भी अपनी मेजॉरिटी बना सकता है। इलेक्शन से पहले अलग अलग पर्सन अपनी मेजॉरिटी बना सकता है, अपने ग्रुप ऑफ पीपल बना सकता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस टू बीइंग इन मेजॉरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी तभी डेमोक्रेसी बन के रह पाएगी जब, यहाँ पर यही बोल रहा है कि हर सिटीजन को अपनी मेजॉरिटी बनाने का, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी मेजॉरिटी बनाने का अगर उसको चांस मिलता है तो हर पर्सन जो है अपनी मेजॉरिटी बना सकता है, अपने ग्रुप बना सकता है और अपना ग्रुप बनाकर वो जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी सरकार बना सकता है। मेजॉरिटी में कोई भी हो सकता है, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन में से, डिफरेंट कास्ट में से, कहीं से भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इन सब का कोई ऐसा खासा रोल नहीं है। लेकिन जितनी मेजॉरिटी ऑफ पीपल में, जो भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल में जो है जो वोट करेंगे या जो जीतेंगे, वही मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी, सरकार बनाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, इसमें रिलीजन और जेंडर, कास्ट, कलर, क्रीड ये सब कुछ नहीं आएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन हमारी है 100, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक रिलीजन के लोग हैं, ये लोग 50% हैं, ठीक है। कुछ ये दूसरा रिलीजन है, ABC करके कोई रिलीजन है, ठीक है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रख लीजिए आप, ठीक है। यही 4-5 रिलीजन है हमारी कंट्री में, यही रख लेते हैं हम, तो 50% है। और दूसरा है वो 40% है। यहाँ पर फिर तीसरा रिलीजन आ गया, वो 20% है, ठीक है। और हमारी 2-3 पार्टी हैं, ये हो गई आपका ABC, ठीक है। और हमारी ये 2 पार्टी हैं। अब इस पार्टी को ये 2 पार्टी हैं, इस पार्टी को इसमें से भी वोट मिले, इसमें से भी वोट मिले, इसमें से भी वोट मिले, यानी कि तीनों रिलीजन के जो लोग थे, तीनों ही रिलीजन के लोगों ने जो है इनको वोट किया। तो वोट की वजह से अब भाई इसमें से मान लीजिए 40% वोट आए, इसमें से मान लीजिए 20% आए और इसमें से आ गए आपके 10%। बाकी जो बच गए थे 10% इसमें से आए, 20% इसमें से आए, 10% इसमें, इनको वोट मिल गए। जो सेकंड पार्टी थी उनको वोट मिल गया, फर्स्ट पार्टी को इतने वोट मिल गए अलग अलग लोगों से। ये अलग अलग रिलीजन है, ठीक है। ये हो गए आपके कितने टोटल
70% वोट हो गए और यहाँ हुए आपके 40% ही वोट, तो पार्टी 1 जो है वो जीतेगी। ठीक है, पार्टी 1 जीतेगी क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कितनी है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग किसकी पड़ी, 70% लोगों ने वोटिंग करी है और वो 70% लोग सिर्फ एक ही रिलीजन ए से ही सिर्फ बिलोंग नहीं करते थे, उसमें रिलीजन बी के लोग भी आते थे, रिलीजन सी के लोग भी आते थे, उसी को यहाँ पर कहा गया है मेजॉरिटी, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर भी दिया था। मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स मैंने कहा था, आपने ध्यान दिया होगा, मेजॉरिटी ऑफ ये हो गई आपकी 70% मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, मतलब मेजॉरिटी जितनी है वोटर्स की, जितने लोग वोट करेंगे और जो मेजॉरिटी में जो पार्टी जीतेगी, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, इनसे वही रूल करेंगे। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule cease to be accommodative for that person or group. अगर कोई भी पर्सन को अपनी मेजॉरिटी बनाने से रोका गया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेस पे, तब डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो सीज कर दिए जाते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो उस पर्सन के लिए या उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो है वो एक तरीके से मान लीजिए आप एकोमोडेटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, सीज हो जाते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि अनुकूल नहीं रहते, उस पर्सन के लिए, उस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अनुकूल नहीं माने जाएंगे। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, तो डिग्निटी किसे कहते हैं, डिग्निटी हो गया यानी कि सम्मान, रिस्पेक्ट मिलना। ठीक है, कि डेमोक्रेसी में कितनी रिस्पेक्ट और कितना सम्मान मिलता है, और फ्रीडम मिलना यानी कि आज़ादी। हाँ ठीक है, बाकी देशों से, बाकी मोनार्की से या डिक्टेटरशिप से जो है ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा आज़ादी हमें मिलती है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें भी फुल्ली आज़ादी या फुल्ली रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोशन ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। किसी और अदर फॉर्म से जो है ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाती है, किसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी में ज़्यादा रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलती है, आज़ादी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का बेस ही है कि रिस्पेक्ट करना, पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करना और रिस्पेक्ट, पैशन, रिस्पेक्ट देने का पैशन है डेमोक्रेसी में, फ्रीडम देने का पैशन है डेमोक्रेसी में, लेकिन फुल्ली नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि 100% हमारी कंट्री में जो है हमें रिस्पेक्ट मिलती है या 100% जो है हमारी कंट्री में फ्रीडम हमें बहुत सारी चीजों को लेकर मिलती है। ठीक है, तो पूरी तरीके से तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से मच बेटर मानी जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव द रिकॉग्नाइज दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। ऑब्वियसली सी बात है कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी है, इसलिए बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया, डेमोक्रेसी को अपनाया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके प्रिंसिपल्स में अच्छाई थी, सही चीजें थी, क्योंकि डिक्टेटरशिप में इतनी आजादी नहीं मिलती, फ्रीडम नहीं मिलती, उठा के किसी को भी मार देना, अपनी मर्जी से जो चाहे वो करना देश में। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसीज। तो इसको अचीव भी किया गया, धीरे 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 डेमोक्रेसीज को बहुत सारी कंट्री ने एक्सेप्ट किया, अचीव किया। फॉर सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर अ लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डोमिनेशन, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. It is not a small it is not a simple matter to recognize. मतलब सबको ये एक बहुत ना कोई सिंपल मैटर नहीं है, ये कोई बहुत सिंपल बात नहीं है कि सारे इंडिविजुअल को इक्वली रिकॉग्नाइज करना। बट धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं या डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो हैं वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग बेसिस के लिए जो है इक्वल इंडिविजुअल्स को इक्वल फ्रीडम और डिग्निटी देने की कोशिश सालों से जो है करती आ रही हैं, और बाकी अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है काफी बेटर कर रही है। ठीक है, केसेस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन को अगर हम ले तो पहले वुमेन्स को बहुत सारी चीजों की आजादी नहीं थी। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आपने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में वोटिंग का अधिकार नहीं था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में आपने देखा कि फ्रांस में जो है वोटिंग का अधिकार वुमेन्स को 1948 में मिला। इवन हमारे देश में 1947 में मिल गया था, जब ही हमारा देश आजाद हुआ। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1 साल बाद, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पुराने टाइम में आपने देखा होगा ना, औरतों के साथ, गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किए जाते थे, बाहर नहीं जा सकती थी, काम नहीं कर सकती थी, अपने मनमर्जी से ड्रेसेस नहीं पहन सकती थी। लेकिन हाँ, आज अपने मनमर्जी से ड्रेसेस ही नहीं पहनती है, आज तो पूरे कपड़े उतार के घूमती है। ठीक है, आजादी जो है, फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि फ्रीडम का जो है वो मिस यूज किया जाए। हमारे देश में आज वो हाल है कि गर्ल्स जो है, स्पेशली गर्ल्स कह लो या वुमेन्स कह लो, वो कपड़े पहनती नहीं है। वो कपड़े जो है आज हमारे देश में जो है गर्ल्स और वुमेन्स जो है उतार के फेंकती हैं और उतार के
मतलब जितने कम से कम कपड़े पहने जाएं उतना ही उनकी डिग्निटी वो सोचती है, उतनी हमें आज़ादी, उतनी हमारी डिग्निटी है, उतनी हमारी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, आज़ादी को जो है मिसयूज भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और देशों में तो है ही। कुछ देशों में तो खैर वहाँ का कल्चर मानते हैं कि भाई वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे छोटे छोटे कपड़े पहनने का कल्चर है, लेकिन हमारे इंडिया में तो कभी छोटे छोटे कपड़े पहनने का तो कभी कल्चर रहा ही नहीं। सो खैर, स्ट्रगल बाय वुमेन क्रिएटेड some sensitivity today that respect and equal treatment of the women are necessary ingredient of a democratic society। तो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना, उनको इक्वली ट्रीट करना, ये जो है हमारी डेमोक्रेसी का की इंग्रेडिएंट है। जैसे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, धनिया, मिर्ची, नमक, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, इस तरह हमारी डेमोक्रेसी में ये की इंग्रेडिएंट है कि ट्रीटेड वुमेन इक्वल एंड रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटेड फॉर वुमेन। बट स्टिल पहले भी और आज भी हमारी कंट्री में भी और भी डेमोक्रेसी कंट्री ऐसी हैं जहां पर औरतों को आज भी जो है रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, औरतों को आज भी इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी टीचर्स हैं, कई नहीं, एक आध ऐसी टीचर्स हैं मैंने ऑनलाइन देखा है जो इतने भद्दे कपड़े पहन के उनका अपना खुद का पर्सनल चैनल है और वो बहुत फेमस हैं, वो पढ़ा रही हैं यूट्यूब पे और बहुत फेमस है, बच्चे बहुत उनके 1 मिलियन में सब्सक्राइबर है और उनका जो पर्सनल चैनल है वहाँ वो इस तरीके के पहनती हैं कि उन्हें नंगा ही कहा जा सकता है। ठीक है, और कहने को शी इज टीचर, तो टीचर के नाम पे दैट गर्ल इज अ धब्बा और यूट्यूब पे पढ़ा रही है बहुत बड़े मजे से। कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उनको इसी वजह। वुमेन्स की जो डिग्निटी है, पहले उनको जिस तरीके से पर्दे वगैरह में रखा जाता था, ठीक है, आज पर्दा क्या, कपड़े ही नहीं पहने जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वुमेन को रिस्पेक्ट और उनको डिग्निटी मिलनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। ठीक है, लेकिन नहीं मिली है, आज भी नहीं मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कई देशों में बहुत ज़्यादा सुधार चीज़ों में आ गया है। लेकिन हमारी कंट्री की अगर बात करें, पुराने जो बाकी देश हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है अगर वुमेन्स या गर्ल्स के साथ कुछ गलत होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस डज नॉट मीन दैट द वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ऑलवेज हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया गया है। आज भी आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे केसेस, छेड़खानी के, रेप के केसेस कितने सारे हमारे देश में आज भी कितने केसेस आते हैं, निर्भया कांड, ठीक है, कैलकाटा में जो एक डॉक्टर गर्ल के साथ जो भी कुछ हुआ, इस तरीके के केसेस हमारी कंट्री में आज भी मौजूद हैं। दैट वन प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज्ड, इट बिकेम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। तो लीगली और मॉरली तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जो अगर वुमेन की रिस्पेक्ट ना करें। और वुमेन जो है अपने लिए आज भी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, अपने खिलाफ किए हुए अत्याचार के पर आज भी आवाज उठा रही हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सेटअप अनएक्सेप्टेबली वुड नॉट हैव लीगल बेसिस, लेकिन उनको नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो वुमेन्स को किसी तरीके का राइट दिया ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव बीन लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। तो वहां पे फ्रीडम और डिग्निटी के नाम पे वुमेन को किसी भी तरीके का राइट, किसी भी तरीके का इंडिविजुअल फ्रीडम उनको नहीं दी गई है। लीगल तौर पे किसी भी तरीके के उनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इन इक्वालिटीज, और यही सेम चीज जो है वो कास्ट इन इक्वालिटी को भी लेकर होती है हमारे देश में भी। ठीक है, कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है हमारे देश में, ठीक है, और आज भी है और शायद हमेशा रहेगी। शायद डेमोक्रेटिक कंट्री में कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी शायद कभी भी खत्म ना हो। हाँ, डेमोक्रेसी में ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है कि भाई अगर जिनके साथ कास्टिज्म हो रहा है उन्हें ये पता है कि भाई अगर हमारे साथ जो है डिफरेंसेस हो रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार हम पे किया जा रहा है, हमारे साथ इनइक्वालिटी की तरह से बिहेव किया जा रहा है, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो हम अपनी आवाज यानी कि हम अपनी वॉइस जो है वो उठा सकते हैं। तो सेम लॉजिक जो है औरतों के साथ भी यही होता है, ठीक है, क्योंकि भाई अब उन्हें पता है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ जो है कानून हमारे साथ है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे इंडिफरेंसेस हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी हमारे साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, गवर्नमेंट आ सकता है, लेकिन साथ कोई नहीं होता। किसी के साथ अगर कोई वुमेन है उसके साथ अगर कुछ गलत होता है, छेड़खानी है, कोई क्रिमिनल चीज है, मर्डर हो रहा है, ठीक है, मर्डर हुआ है और बहुत से हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं इतने सारे, तो ठीक है, लीगल कार्रवाई जो है वो चलती रहती है, यानी कि जो उसकी फैमिली मतलब लड़ सकते हैं, लेकिन इंसाफ मिले, जस्टिस मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, लेकिन नहीं होती है। इंसाफ डेमोक्रेसी में भी जो है पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिलता है। तो democracy in India has strengthened the claim of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal अपॉर्चुनिटी। डेमोक्रेसी में एक हमारे पास जो है जो डिसएडवांटेज वाली जो चीज है, डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, यानी कि वो कास्ट जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन सदियों से किया आ रहा है, ये एक डिसएडवांटेज था। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी थी लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो डेमोक्रेसी जो है इंडिया में ऐसे लोगों के लिए को स्ट्रेंथेंड करती है, ऐसे लोगों की ताकत बनती है, पहली बात।
दूसरा ताकत क्या है कि उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाना। तो इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए हमारी कंट्री में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं। और वो क्या चीजें बनाई गई हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं वो कौन सी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन रखना, वुमेन्स को जो है बराबर वोटिंग अधिकार देना, वुमेन्स को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है सीट्स प्रोवाइड कराना, वुमेन्स को आगे लाने के लिए उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, एजुकेशन सेक्टर में है, एससी एसटी ओबीसी के लिए एजुकेशन सेक्टर में, जॉब्स में, नौकरियों में, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन है। नाउ देयर आर स्टिल इंस्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड एट्रोसिटी। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, एट्रोसिटी आज भी होती है। बट ये है कि अब जो है उनके साथ लैक द मॉरल एंड द लीगल फाउंडेशन, यानी कि अब उनके साथ जो है एक लीगल फाउंडेशन है। वो क्या है? डेमोक्रेसी, यानी कि वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास। कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो उनको आगे बढ़ने की ताकत देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। उनके साथ गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अंदर उन एससी एसटी ओबीसी और पुअर के फेवर में बोले जाने वाले रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में मौजूद हैं। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि आज जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, शी इज शेड्यूल्ड ट्राइब, शी बिलोंग्स फ्रॉम अ शेड्यूल्ड ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं। रिकॉग्नाइजेशन मेड ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स व्हिच इज एब्सेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम। लेकिन हाँ ये है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है, नॉन डेमोक्रेसी जहां पर है वहां पर ये चीज बिल्कुल नहीं है कि आप आवाज भी उठा सके, आपके पास कोई लीगल सैंक्शन, कोई प्रूफ हो, आपके पास कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हो, कुछ लीगल जो है मॉरल वैल्यूज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेमोक्रेसी में आवाज ही नहीं उठा सकते। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेसी है उसमें ये सारी चीजों की आजादी है हमें, ठीक है। वन डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर एज इट पासेस वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर वन। यस, डेमोक्रेसी में ये है कि वो कभी भी जो है एक चीज से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। आज ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, नहीं भाई 5 साल बाद जो है हम इस गवर्नमेंट को चेंज करके हम 5 साल के लिए कोई दूसरी गवर्नमेंट लेकर आएंगे। किसने डिसाइड किया? कौन डिसाइड कर रहा है भाई? पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिटीजंस डिसाइड कर रहे हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर, वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, रिजल्टिंग इन हायर एक्सपेक्टेशन एंड कंप्लेंट्स, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी अपने आप में भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है। डेमोक्रेसी क्या चाहती है? डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग क्या चाहते हैं? एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं कि दे आस्क, लोग पूछते हैं कि हमें इससे अच्छी डेमोक्रेसी चाहिए। भाई ये सरकार ने ये काम गलत किया, भाई अगले साल हम दूसरी सरकार लाएंगे, वो शायद और अच्छा काम किया, नहीं किया अच्छा इसने ये अच्छा काम किया, ये काम अच्छा नहीं किया, तो भाई नेक्स्ट ईयर हम किसी और पार्टी को हम जो है सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में लोग जो है डेमोक्रेसी को और ज्यादा इवन बेटर बनाना चाहते हैं, रिजल्ट उसका बेटर करना चाहते हैं। हायर द एक्सपेक्टेशन होती हैं, काफी अच्छी और एक्सपेक्टेशन होती हैं, कंप्लेंट्स भी होती हैं, शिकायतें भी होती हैं। एक डेमोक्रेसी की कह सकते हो आप एक जीत है, ठीक है। डेमोक्रेसी की पार है जहां पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला नेता ठीक नहीं है। आज लोग पार्टियों की बुराइयां करते हैं, लोगों नेताओं की बुराइयां करते हैं, गवर्नमेंट की भी बुराइयां करते हैं। और कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर लोग जो है प्रॉपर पूरी तरीके से अपनी सरकार से खुश हों। इवन अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, इन सब कंट्री में डेमोक्रेसी है अलग अलग टाइप की। लाइक हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होती है। लेकिन डेमोक्रेसी है, वोटिंग राइट सबको मिले हुए हैं बराबर से, सब अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ है। लेकिन वहां के लोग भी अपनी कंट्री से जो है खुश नहीं है, अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। कहने को अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी अपने आप में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहती है, इट्स वर्किंग ऑन हर सेल्फ कह सकते हैं। डेमोक्रेसी अपने आप पे वर्क करती है। द फैक्ट दैट द पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये सही है, ये सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार लानी चाहिए, ये नेता ठीक नहीं है, ये भ्रष्ट है, इस नेता को हटाओ, उखाड़ के फेंको, नया नेता लेकर आओ, वो नई चीजें करेगा, डेमोक्रेसी को इंप्रूव करेगा, हमारी चीजों को इंप्रूव करेगा, हमें बेटर बनाएगा, एजुकेशन बेटर बनाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट बेटर बनाएगा, रेलवे का ये मंत्री ठीक नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो जब लोग कंप्लेन्स करने लगते हैं और उसे और बेटर चाहते हैं कि डेमोक्रेसी और ज्यादा बेटर हो, तो यहीं पर यह देखा जाता है कि यह है डेमोक्रेसी की जीत, इसको डेमोक्रेसी की सक्सेस मानी जाती है। बिलीफ इन द एफिशिएंसी of vote is placed above the calculus of utility. Those who says their vote make a difference, जो कहते हैं कि उनके वोट
डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर कहते हैं ना कि हर वोटिंग का जब टाइम आता है तो सब जगह एड्स वगैरह आते हैं, सब लोग अपने अपने आपने इंस्टाग्राम फेसबुक आप लोग सब इतना चलाते हो, तो सब जगह कई लोग ऐसे हैं वो जो रील्स बनाते हैं वोट के ऊपर कि भाई आज वोटिंग का डे है तो आप लोग सब अपना अपना 1 पर्सन 1 वोट आप लोग जरूर करने जाना, क्योंकि हर पर्सन की अपने वोट की अपनी वैल्यू है। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अगर आपके एक वोट ना करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। डिफरेंस एक वोट भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो साउथ एशिया का ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, ये आपका इसमें डाटा दिया हुआ है कि एक वोट भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। कंट्रीज का जो है अलग अलग यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है कि साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया ये पूरी साउथ एशियन कंट्री का दिया हुआ है, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री में 65 लोगों को लगता है कि देयर वोट मेक डिफरेंसेस, उनके वोट से डिफरेंस लाया जा सकता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। बांग्लादेश में 66% लोगों को लगता है, इंडिया में 67, नेपाल में 75% लोगों को लगता है कि देयर वोट मेक डिफरेंस, और पाकिस्तान में सिर्फ 50% लोगों को लगता है कि भाई उनके वोट से कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन डेमोक्रेसी जैसा वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री में है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत सारी चीजें नहीं भी होती है, लेकिन 100% जो है वो नहीं मिलता है, और 100% शायद कहीं भी नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कभी भी लोगों को, अपने देश के लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, और लोग भी जो है कभी गवर्नमेंट से कभी भी खुश नहीं रह सकते। लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं अपनी सरकार से जो है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ उस कंट्री में ऐसा भी नहीं हो सकता कि करप्शन 100% करप्शन फ्री हो, 100% क्राइम फ्री हो, वहां पे कोई क्राइम नहीं होता होगा। लेकिन हाँ, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज, बहुत सी तो नहीं, कुछ ऐसी, सॉरी गलत बोला मैंने, ऐसी कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जो कि क्राइम फ्री हैं, जो करप्शन फ्री हैं, आप गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो। श्रीलंका में ऑब्वियसली 65% लोग जो है इस तरीके का सोचते हैं। पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट द पावर होल्डर एंड द हाई एंड द माइटी। सो आज लोगों के अंदर जो है जागरूकता पैदा हो गई है, ठीक है। लोग जानने लगे हैं कि अगर सरकार कोई भी चीज जो है गलत करती है, अगर डेमोक्रेसी में कोई चीज गलत होती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। लोगों में उम्मीद है, उम्मीद करने लगे हैं लोग, जो सत्ताधारी है यानी कि जो गवर्नमेंट है, नेता हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे हैं, ठीक है। उनके अंदर वो क्षमता, आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता जो है वो उनके अंदर विकसित होने लगी है। पहले तो लोग सोचते ही नहीं थे, लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं होती थी, ठीक है। डिक्टेटरशिप है, वो जैसे चल रहे हैं चला रहे हैं, मोनार्की है, राजा जैसे चला रहा है चल रहे हैं, लोगों की अपनी खुद की कोई ओपिनियन ही नहीं थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही ये सारी चीजें जो है डेवलप्ड हुई धीरे धीरे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही लोग अपनी ओपिनियन देने लगे, ठीक है। लोग अपने पब्लिक में पब्लिक में खुलेआम पब्लिक में एक्सप्रेस करने लगे, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लगे, ठीक है। और लोगों की जो उनकी जो आवाज थी, उनकी वॉइस थी, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो उन्होंने एक्सप्रेस किया पब्लिक के सामने, तो लोगों की आवाज को तो लुई द 16 भी जो है वो दबा नहीं पाया, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा ही है, सोशलिज्म इन यूरोप भी आप पढ़ के आए हो, सोशलिज्म इन रशिया आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों में लोगों ने किस तरीके से अपनी आवाज उठाई। सो आज लोगों में जागरूकता है। अगर सरकार कुछ गलत करती है, सरकार को कुछ पसंद नहीं आता है, सरकार का कुछ पसंद नहीं आता है लोगों को, तो लोग जो है बैठ के आलोचना करते हैं, यानी कि बुराई करना, आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिसाइज करना, सरकार को क्रिटिसाइज करना। भाई ये वाली सरकार ठीक ही नहीं, बीजेपी ने भैया इतना वो किया, जैसे कि आज हम करते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इससे ये दिखता है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ रही है, डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। तो अब जो है हम जो है एक सब्जेक्ट से अब हम एक प्रॉपर सिटीजन बन चुके हैं। सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि राजाओं का जब टाइम होता प्रजा होते, तो प्रजा को यहाँ पर जो है ये डिनोट किया गया है सब्जेक्ट। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा वोट जो है वो पूरे के पूरे देश को जो है वो बदल सकता है, डिफरेंस ला सकता है टू द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। किस तरीके से गवर्नमेंट जो है हमें चलाए और हमारा खुद का क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, हम जो है हमारा क्या हित है, कौन सी सरकार हम चुने, जिस सरकार को चुनने में हमारा क्या हित होगा, हमारा क्या प्रॉफिट होगा, ये सरकार हमारे लिए किस तरीके से काम करेगी। सो योर चैप्टर इज ऑल फिनिश।
सो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। द गवर्नमेंट टेक डिसीजन बाय फॉलोइंग नॉर्म्स एंड अ प्रॉपर प्रोसीजर। स्टेबल गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव है, या नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताएंगे। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी मुझे बताएंगे। एजर्शन और रीजन है लेजिटिमेट is a legitimate government. Regular free and fair elections are the spirit of democracy. Yes, free और fair election होते हैं, legitimate government है, ठीक है। So what should be the correct answer? A, B, C और D. So you should write it in the comment section if you want. लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को चैप्टर जो है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के कुछ आउटकम्स है। डेमोक्रेसी आज मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी कंट्रीज में आज डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि फुल्ली डेमोक्रेसी कहीं पर भी अडॉप्ट नहीं हो पाई है। डेमोक्रेसी 100% अपने आप को वो कहते हैं ना बिल्कुल पूरी तरह से उतार नहीं पाई है अभी, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। कभी रिलीजन को लेके प्रॉब्लम, कभी सिटीजन्स को सरकार नहीं पसंद आ रही है, सरकार को लोगों का चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है चलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर समझ में आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर श्योर एंड शेयर इट एंड लाइक एंड कॉमेंट ऑल्सो। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना मत भूलिएगा फॉर श्योर से। और आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा मुझे नीचे पक्का से। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर इसके बाद चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा। वैसे हम कंटिन्यू 9th और 10th के चैप्टर्स जो है हम इस पे डालते जा रहे हैं। एज यू नो मैं इस पे सोशल स्टडी पढ़ाती हूँ। इस चैनल पे पूरी की पूरी सोशल स्टडी आपको 9th और 10th की अवेलेबल है, मिलेगी। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द नोट्स फ्रॉम दिस PDF। जिस PDF से मैंने आपको पढ़ाया है इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड दिस नोट्स आर द सेलेक्टिव वन ऑफ द NCERT। क्वेश्चन इसी में से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और इसी में से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से आप जो भी पॉइंट वाइज मैंने एक एक आंसर को ही जो चैप्टर है मतलब चैप्टर के बीच में से जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ऑलरेडी इस चैप्टर में डाला हुआ है, ठीक है। तो उसको इस तरीके से बनाया गया है, पॉइंट वाइज ऐसे बनाया गया है कि आपका 5 मार्क्स 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स है, 5 मार्क्स में 5 पॉइंट्स है, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। Okay, so don't forget to share it with your friends. Once again, I'm telling, and please subscribe the channel. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.